बिहार की राजनीति में 2-3 नाम ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि कागज से बहुत मजबूत हैं, उनके कागजों में किसी तरह का आप गड़बड़ी झोल मोल कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। और उसमें से 3 जो प्रमुख नाम है, उसमें से सबसे ऊपर नाम आता है सुशील मोदी जी का, जो कि अब नहीं है, दिवंगत है, इसलिए उनको छोड़ दीजिए। बाकी जो 2 नाम है उसमें से एक विजय चौधरी का नाम आता है और एक उनसे ज्यादा बेहतर नाम आता है ललन सिंह, यानी कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो कि बिहार सरकार के भी मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल में केंद्रीय मंत्री हैं, कई बार से सांसद रह चुके हैं, बेगूसराय से भी, मुंगेर से भी। जब हम इनके, अब विजय चौधरी जी का कितना झोल है ये तो हमने आपको एक अलग वीडियो बना के दे दिया, कैसे उनमें क्या झोल है, उसके लिए आप उनका अलग से देख लीजिएगा। आज बारी है राजीव रंजन सिर्फ उर्फ ललन सिंह, जो कि मुंगेर से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका जब आप प्रॉपर्टी डिटेल खंगालिएगा तो आज हम 2-3 चीज़ों को खंगालते हैं उनके। देखिए, उनके एज में भी थोड़ा सा गड़बड़ है, नाम में कोई गड़बड़ नहीं है, उनकी पढ़ाई उम्र में थोड़ा सा डाउट है, वो डाउट वो दूर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उनका जो कहा जाता है कि आंदोलन का जीवन बहुत रहा है, जेपी के साथ, तो लोहिया के साथ, तो कर्पूरी ठाकुर के साथ बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं वो, नीतीश कुमार सबके साथ, कि वो जेपी के आंदोलन के दौर के हैं। लेकिन वो जेपी आंदोलन के दौर में कर क्या रहे थे वो भी हम थोड़ा सा झोल आपको बता देंगे। बाकी क्लेरिफिकेशन, ये हम सिर्फ क्लेरिफिकेशन लेंगे, लेकिन असल जो आरोप लगेगा इनके ऊपर, वो आरोप लगेगा इनको प्रॉपर्टी को लेकर के। प्रॉपर्टी में भी आज हम आप सीमित करेंगे आपको उनका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है घर, पतवार, जो जमीन, धूर उनका है, अपार्टमेंट है, घर है, ये सब चीज़ के बारे में बताएंगे। और आपको बताएंगे कि कैसे 2004 से लेकर के 2014, 2019 और 2024 इस दौरान, 2014 से लेकर के 2024 के दौरान इनकी जो खेतीहर जमीन है उनका दाम 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है, इनके अपार्टमेंट का दाम 1 रुपया नहीं बढ़ा है, इनके घर का दाम 1 रुपया नहीं बढ़ा है। इन्होंने एक जमीन खरीदा 1993 में, उसका डिटेल इन्होंने 2004 में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया यही बता सकते हैं। उसके अलावा और भी झोल है, पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे, अभी ये शॉर्ट में समझ लीजिए आप। अब सबसे पहले आपको पूरा डिटेल बताएं उसके पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि 2009 का इनका प्रॉपर्टी डिटेल आपको इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे या फिर जो सेकेंडरी वेबसाइट myneta.com है उस पर भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा हमें नहीं पता। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाइएगा, मुंगेर के लोकसभा क्षेत्र के सेगमेंट पे जाइएगा तो वहाँ पे सभी लोगों का पड़ा हुआ है, इनका भी नाम लिखा हुआ है। इनके नाम पे क्लिक कीजिएगा तो एक फाइल भी खुलती है और वो फाइल के ऊपर नाम भी राजीव रंजन का है, लेकिन वो ये राजीव रंजन नहीं है, वो कोई और राजीव रंजन है जिनकी उम्र 36 साल है, जो कहीं और के रहने वाले हैं, गया से एमए किए हुए हैं, एलएलबी किए हुए हैं, 36 बीघा जमीन है, 12 बीघा जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल जमीन है, तो वो दूसरे ललन सिंह है। तो अब ये 2009 में इनका प्रॉपर्टी डिटेल क्यों नहीं आया है, या तो ललन बाबू खुद बताएं या नहीं तो चुनाव आयोग बताए, क्योंकि कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। अब छोड़ दीजिए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि असल झोल तो इन्होंने किया है 2014 से लेकर के 2024 के बीच में, तो उसको हम करेंगे। उससे पहले इनका जो छोटा मोटा उम्र वाला क्लेरिफिकेशन है वो हम चाहते हैं कि आप भी समझ लीजिए उम्र का क्या झोल है। लोकसभा के वेबसाइट पे अगर आप जाइएगा तो इनका जन्मदिन लिखा हुआ है 24 जनवरी 1955। तो अगर 24 जनवरी 1955 में को इनका जन्म हुआ है तो 2004 में, मार्च अप्रैल 2004 में इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑब्वियस है 49 साल होनी चाहिए। लेकिन जब 2004 का आप इनका जो इलेक्शन कमीशन को इन्होंने दिया है उसमें 50 साल इन्होंने लिख रखा है, तो 4-5 महीना कम क्यों किया है? और ये गलती आज तक वो कर रहे हैं। 2024 में उनकी उम्र 69 ईयर होना चाहिए, लेकिन 70 ईयर उन्होंने लिख कर दिया। अब राउंड फिगर, लेकिन राउंड फिगर नहीं होता है, क्योंकि अगर आप इलेक्शन कमीशन का अगर आप पूरा पढ़िएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 70 वर्ष की उम्र पूरा किया। तो अभी पूरा तो नहीं हुआ है ना 2024 के मार्च अप्रैल में इनका या मई में इनका, वो तो अगले साल जाके पूरा होगा जनवरी में। तो अभी 69 साल को ये 70 साल किए, क्यों किए ये वही जवाब देंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। हो सकता है कि कंफ्यूजन के कारण कर दिया, तो उसको छोड़ देते हैं। अब दूसरा सवाल आता है इनके सर्टिफिकेट पे। एक दौर था 1970 के दौर में ये 10th 12th सब कुछ कर रहा था, 71 में ये 10th करते हैं
और 12th क्लास यानी कि आईए ये करते हैं जाकर के 1974 में, यानी कि इनको 3 साल लगता है आईए करने में, नॉर्मली 2 साल का आईए होता है। और फिर 2 साल में ये ग्रेजुएशन 1976 में कर लेते हैं। उस दौर में 1970 के दौर में 1986 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था उसके पहले 2 साल में भी ग्रेजुएशन होता था, 3 साल में भी होता था और पटना यूनिवर्सिटी में 4 साल में भी होता था। अब ये टीएनबी से पढ़ रहे थे, तो टीएनबी से पढ़ते हुए कैसे इन्होंने 2 साल में हिस्ट्री ऑनर्स कर लिया, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में अगर आप 1976 में अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे होते तो आपको 4 साल लगता, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में आपको अगर पास कोर्स चाहिए तो 2 साल और फिर 1 साल और ऑनर्स का कोर्स करने के बाद तब जाकर के आपको ऑनर्स की डिग्री मिलती थी। तो अब वो कैसे किए हैं वो वहाँ का डिपार्टमेंट नहीं बताता, हो सकता है सिस्टम हो, क्योंकि उस समय बहुत डाइवर्स था। लेकिन 4 साल का जो बीए पटना यूनिवर्सिटी के छात्र करते थे वो ये 2 साल में कर लिए थे। तो ये एक क्लेरिफिकेशन है जो हमें भी समझ में नहीं आया है। और 3 साल में ये आईए कैसे किए, ये एक हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल है, ये कहते हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर के साथ काम किए हैं, नीतीश कुमार के साथ काम किए हैं, जेपी आंदोलन की पैदाइश है, जेपी आंदोलन के दौरान ये एक्टिव रहे हैं। अगर ये एक्टिव रहे हैं तो 1976 में ये बीए का एग्जाम कैसे दे रहे थे? 1975 में इमरजेंसी लग चुका है जून में, 1976 में इमरजेंसी 77 में जाके इमरजेंसी हटा है, तो 76 में ये पास जब किए बीए, तो फिर इसका मतलब है कि आप जिस समय पूरे देश के छात्र सड़कों पर थे, जेल में थे, आप तो एक बैठ के एग्जाम दे रहे थे बीए का, पढ़ाई कर रहे थे, क्लास अटेंड कर रहे थे, तो आपको किस हिसाब से जेपी या फिर जयप्रकाश नारायण के टाइम पे जो आंदोलन हुआ उसका सेनानी माना जाए? ये एक सवाल है जो कि आपको जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, 1977 में खत्म होता है इमरजेंसी, मार्च 1977 में इमरजेंसी खत्म होता है, मार्च में चुनाव होता है और 24 मार्च को मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन जाते हैं देश के, और 2 महीने के भीतर जून में रणबाबू शादी कर लेते हैं। तो इनका आंदोलन से, राजनीति से कितना गहरा संबंध था, ये थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आइडिया दे रहा है कि आप 2 महीने के बाद शादी कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान जब पूरा देश का स्टूडेंट सड़कों पे था, प्रोटेस्ट कर रहा था, जेल जा रहा था, लाठियां खा रहा था, तब आप बीए का एग्जाम दे रहे थे, बीए कंप्लीट कर रहे थे। छोड़ दीजिए, ये सब व्यक्तिगत चीज़ें हैं। अब आ जाइए प्रॉपर्टी पे, क्योंकि ये सब क्लैरिफिकेशन है जो अब हम आपको बताने वाले हैं। इनका प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो आरोप है। आरोप क्या है, और वो आरोप भी आज हम आपको सीमित कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो जमीन जायदाद जो इनकी है, घर है, अपार्टमेंट है, मकान है, जमीन है, खेतीहर नॉन खेतीहर जमीन है, ये सब के बारे में। इनका जो अकाउंट में जब है वो किसी और दिन बताएंगे। इनका जो इनकम है, एनुअल इनकम, 1 साल 20 लाख होता है, अगले साल 1.5 करोड़ हो जाता है, फिर अगले साल 20 लाख पे उतर जाता है। तो ये कौन सा इनका बिजनेस है जो कि इस साल हुआ इनकम 20 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, अगले साल हो गया 1.5 लाख रुपए, 1.5 करोड़ रुपए, और फिर अगले साल जो है 20 लाख पे अटक गए। ये सब तो 2 ही 3 काम में होता है कि या तो आप जुआ खेलते हो, या तो आप जो है वो सट्टेबाजी करते हैं कि आपकी जो है लॉटरी लग गई, आप जो है इस साल 1.5 करोड़ कमा लिए, अगले साल नई लॉटरी लगी तो कम कमाए। लेकिन ये इसको भी छोड़ दीजिए, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, उसका पूरा डिटेल बताएंगे। आज सिर्फ आइए इनके इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। इमूवेबल प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या आता है? जमींदार आदमी है तो सबसे पहले खेतीहर जमीन आएगा। खेतीहर जमीन में इनका नगरनौसा में जो घर है, नगरनौसा में जो इनका मकान है, वो लगभग 16.5 एकड़, और ये 16.5 एकड़ हर एफिडेविट में यही कह रहे हैं, 16.5 एकड़ ही जमीन इनके पास है। खसरा नंबर भी उसका दिया हुआ है 219, 220, 221 से। इसमें इसकी वैल्यू इन्होंने 2004 में बताया चुनाव आयोग को कि 21,78,000 रुपये है, और 2009 का पता नहीं। 10 सालों में ये 21 लाख का जमीन बढ़ करके हो जाता है 2014 में 78,25,000 का, और जमीन सेम है, वही 16.5 एकड़, वही खसरा नंबर जो है 219, 20 और 21। लेकिन 2019 में जब आप जाके देखते हैं, 10 सालों में 21 लाख से बढ़ के 78 लाख होता है, और अगले 10 सालों में 1 रुपया भी इसका दाम नहीं बढ़ता है। आप देखिएगा 2024 में तो इसका दाम 78,25,000 रुपये ही रहता है, और 2019 में भी 78,25,000 रुपये ही रहता है। और ये सिर्फ खेतीहर जमीन की बात नहीं है, आप इनकी बाकी ज़मीनें भी देख लीजिए। जो इनके पास नॉन एग्रीकल्चरल यानी कि जिस पे खेती नहीं होती है, वो नगरनौसा में जो ज़मीन है जिसका खसरा नंबर 221 है, जो कि 20.31 डिसमिल की ज़मीन है, उसका इन्होंने दाम रखा 50,000 रुपये 2004 में।
उसका दाम बढ़ करके 10 सालों में 3.5 लाख 3,55,000 हो जाता है, यानी कि लगभग 7 गुना बढ़ता है 10 सालों में। और उसके बाद फिर 2019 में भी इसका दाम 3,55,000 ही रहता है, 2024 में भी इसका दाम 3,55,000 ही रहता है। अब ये समझ में नहीं है, और ये सब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है इनका, खरीदा हुआ नहीं है इनका प्रॉपर्टी, सब इनके पूर्वजों से मिला है। तो ये मिस्ट्री सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, नॉन एग्रीकल्चर में भी आ रहा है। अब आइए इनका कमर्शियल बिल्डिंग के बारे में। कमर्शियल बिल्डिंग का जब आप देखिएगा तब यहाँ से ये ज़मीन खरीदना शुरू करते हैं। 2004 में इनके पास कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं होता है। 2014 में इनके पास एक कमर्शियल बिल्डिंग है, शॉप नंबर G1 ढूंढा शाही कॉम्प्लेक्स, पटना में है, 1500 स्क्वायर मीटर का है। और ये खरीदते हैं ये 2012 में, मार्च 2012 में खरीदते हैं 56,20,242 रुपये में। और इसकी कीमत जो बढ़ करके 2014 में, यानी कि साल 2012 मार्च में खरीदते हैं ये, और 2014 मार्च में ये जब एफिडेविट दे रहे होते हैं तो इनकी ज़मीन 56,20,242 रुपये से इसकी कीमत बढ़ करके हो जाती है 1,80,00,000 रुपये। कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, उसमें प्रॉपर्टी ऐड होता है, आपने ज़मीन खरीदा, उस पर कुछ बनाया, कुछ और किया, तो 1,80,00,000 हो जाते हैं। चलिए, हो सकता है कुछ आपने किया होगा इन्वेस्ट, कुछ ऐसा हो गया होगा वहाँ पे। लेकिन फिर 2019 में जा करके 5 सालों में, अगले 5 सालों में इस ज़मीन की कीमत, इस प्रॉपर्टी की कीमत, इस कमर्शियल बिल्डिंग की कीमत जो है वो सेम रहती है। एड्रेस वही है, वही सेम शॉप नंबर G1 ढूंढा शाही कॉम्प्लेक्स, और इसकी कीमत 1,80,00,000 की रहती है। यानी कि 5 सालों में 1 रुपया भी नहीं बढ़ता है। 2 सालों में इन्होंने इसके ऊपर इतना काम किया कि 56 लाख की जमीन 1,80,00,000 की हो जाती है। लेकिन अगले 5 सालों में 1 रुपया भी इसका दाम नहीं बढ़ता है प्रॉपर्टी का। इसके बाद फिर इस बीच में इस जमीन को ये बेच देते हैं, 2019 से लेकर के 2024 के बीच में इस जमीन को बेच देते हैं वो। और 2024 में ये एक दूसरा जमीन खरीदते हैं, यानी कि इनके पास कमर्शियल बिल्डिंग एक नया होता है, वो ABC टावर पटना में है, ऑफिस नंबर 201, 4443 स्क्वायर फीट का है, और मई 2022 में ये खरीदते हैं। बेचा उन्होंने कब? जो पुराना था ढूंढा शाही कॉम्प्लेक्स वाला, वो कब बेचा इसका तो कोई डिटेल नहीं है, लेकिन कब खरीदा नया वाला, वो खरीदा उन्होंने मई 2022 को। और ये उन्होंने खरीदा 3,42,40,510 रुपये में। और 2024 आते आते यानी 2 साल के अंदर इसकी कीमत जो है वो 4,03,27,000 रुपये हो गया, यानी कि थोड़ा सा दाम बढ़ा है इसका, जो कि ऑब्वियस सा है। ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा था कि 56 लाख में खरीदते हैं और 1,80,000 हो जाता है 2 साल के अंदर ही, और इसका भी दाम ये रहता है। अब आ जाइए रेजिडेंशियल में। रेजिडेंशियल का मतलब होता है जहाँ पे आप रहते हैं, तो आप अपार्टमेंट भी हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक तो नगर नौसा में इनका जो अपना पुश्तैनी घर है वो था, और यही सिर्फ इनके पास घर के मामले में सिर्फ इनके पास नगर नौसा में जो 221,000 स्क्वायर फुट का ज़मीन था। 2004 में उन्होंने कहा कि ये 5 लाख इसकी प्रॉपर्टी है। 2009-19 में 14 में ये नहीं बताते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, इसका कितना दाम है, और 2024 में जाके कहते हैं कि ये 10 लाख का है। यानी कि 2004 में जो ज़मीन 5 लाख रुपए की थी इनकी, जो घर वाला गांव वाला ज़मीन है, वो अगले 20 सालों में बढ़ करके मात्र 5 लाख ही बढ़ता है, 2 गुना ही होता है। हो सकता है कि ध्यान नहीं दिया होगा, टूट फूट गया होगा, तो कम ही बढ़ा होगा दाम। हम इसके ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। सवाल जो खड़ा हो सकता है वो इस पे हो सकता है कि 2014 में इनके पास, 4 में सिर्फ इनके पास गांव की ज़मीन थी, गांव का घर था, और कहीं कोई घर नहीं था, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसके हिसाब से। 2014 में ये बुद्धा कॉलोनी में एक घर लेते हैं, बुद्धा कॉलोनी, जहाँ पे आजकल ये वहीं पे रहते भी हैं, पटना में उनका मकान है आज भी। बुद्धा कॉलोनी में ये घर लेते हैं 1993 में, जो इन्होंने दिया है हलफनामा। अगर आपने 1993 में इस ज़मीन को 31,28,000 रुपये में ख़रीदा था 1993 में, तो फिर 2014 में ये 31 लाख की ज़मीन कैसे रह गई? पहला सवाल। अगर आपने इसको 93 में ख़रीदा था तो फिर 2004 के हलफनामे में इसका कहीं कोई जिक्र क्यों नहीं है? क्या आपके ऊपर ये आरोप नहीं लगना चाहिए कि आपने जो अपनी प्रॉपर्टी का डिटेल छुपाया है चुनाव आयोग से? दूसरा सवाल। अब इसमें आ जाइए इसी ज़मीन के बारे में, बुद्धा कॉलोनी के बारे में। अगले साल यानी कि 2019 में ये ज़मीन रहती है इनके पास, और इसका दाम भी 31,28,000 ही रहता है, यानी कि 1 रुपया भी इसका प्रॉपर्टी नहीं बढ़ता है। 31 लाख में खरीदते हैं और 31 लाख इसकी ज़मीन का दाम भी रहता है 2019 में भी, और 2024 में भी इसका दाम 31,28,000 ही रहता है। जो सबसे बड़ा पॉइंट इसमें नोट करने वाला है वो ये है कि
बुद्धा कॉलोनी में उसी खसरा नंबर, उसी प्लॉट के पास ये एक दूसरी जमीन खरीद लेते हैं। सेम प्लॉट नंबर है, सेम उसका जो है वो घर का संख्या है 1034/142 और पुराना वाला जो पहला जो 93 में खरीदा था उन्होंने वो 3286 स्क्वायर फुट का था और जो नया वाला उन्होंने खरीदा है वो है आपका 3480 स्क्वायर फुट का। पहला वाला जो खरीदा था उन्होंने वो खरीदा था 31,28,000 रुपये में और वो मात्र 3286 स्क्वायर फुट का था। नया वाला जो खरीदा उन्होंने, और ये 2019 से लेकर के 24 के बीच में खरीदा है क्योंकि 2019 में इनके पास ये जमीन नहीं थी, और वो 3400 यानी कि पुराने वाले से ज्यादा बड़ा जगह जमीन है, लेकिन उसका दाम मात्र 3 लाख रुपए में है। 93 में एक जमीन ये खरीदते हैं 31 लाख रुपए में, 31,28,000 रुपये में। उतना से उससे ज्यादा एरिया वाला एक जमीन खरीदते हैं 2019 से लेकर के 2024 के बीच में, और वो 3 लाख में ही इनको दे देता है कोई। कैसे मिलता है ये हमें नहीं पता, ये जांच का विषय है, जांच करने वाला जांच करेंगे। अब मंत्री हैं, सरकार में है, तो कौन जांच करेगा, लेकिन अगर कोई कभी जांच करता है तो कुछ ना कुछ तो इसमें निकलेगा। अब ये बुद्धा कॉलोनी को भी छोड़ दीजिए, फिर से वापस आते हैं 2014 में। 2014 में इसके अलावा बुद्धा कॉलोनी की प्रॉपर्टी के अलावा इनके पास शेख सराय में एक DDA फ्लैट था जिसका नंबर था C341, 116 स्क्वायर फीट का था, और ये 47 लाख रुपए में खरीदते हैं और अगले साल ये बेच देते हैं। फिर उसके बाद ये ज़मीनें ये बार बार बेच रहे हैं, तो इसका पता नहीं चलेगा कि कितना प्रॉपर्टी बढ़ा है। जो इनका शेख सराय में ज़मीन था ये 2019 में बेच देते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए। बसंत विहार रांची में एक ज़मीन इन्होंने खरीदा 2010 में 33,25,000 रुपये का, और ये ज़मीन रांची वाला रह जाता है, लेकिन इसका दाम नहीं बढ़ता है। 33,25,000 रुपये इनका ज़मीन का दाम था 2014 में भी, और 2019 में भी वही दाम है, और 2000 फिर जाकर के 24 में भी सेम दाम है, यानी कि 1 रुपया भी इनका दाम नहीं बढ़ रहा है। 2018 में ये एक ज़मीन दिल्ली में खरीदते हैं और ग्रीन पार्क में, जिसको ये खरीदते हैं 3,41,12,703 रुपये में, और उसके बाद फिर इस ज़मीन का जो दाम है वो अगले साल यानी कि जो आपका 2024 का जो चुनाव है उसमें जाकर के भी इसका दाम नहीं बढ़ता है, वही 3,41,12,703 रुपये रहता है। तो ये आप देखिए इसमें कॉमन पैटर्न है। कॉमन पैटर्न क्या है कि इनके प्रॉपर्टी डिटेल में जो दिया हुआ है, इनका जो प्राइस है, चाहे वो खरीदे हो या फिर बढ़ रहा है दाम, वो दाम बढ़ ही नहीं रहा है, बिल्कुल बराबर दाम रह रहा है। एक आध चीज़ का ये दाम बढ़ा रहे हैं, बाकी किसी का दाम नहीं बढ़ रहा है। इनके अलावा जहाँ तक इनकी पत्नी का सवाल है या इनकी बेटी का सवाल है, तो उनके नाम पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, खास करके ज़मीन वगैरह या घर वगैरह। एकमात्र अपार्टमेंट घर बना हुआ है जो कि पत्नी और बेटी का साझा नाम पे है, और वो भी उन्होंने लोन लेके खरीदा। अभी इन्होंने दिया है डिटेल, उसमें 10 लाख का लोन अभी भी पड़ा हुआ है। तो ये है इनकी कहानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इसमें बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, इन सवालों को हमें पता है जवाब तो नहीं मिलना है, लेकिन हमारा तो काम है उठाना, और हमने इस सवाल को उठाया है। और सबसे बड़ा हमें अब ये लग रहा है कि अगर ललन सिंह के कागजों में आप दोष निकाल सकते हैं, विजय चौधरी के कागजों में दोष निकाल सकते हैं, तो शायद ही बिहार का कोई नेता बचेगा जिसके कागजों में दोष नहीं निकलेगा। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, अभी बहुत सारे कागज खंगालने बाकी हैं। नमस्कार।